हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले क्लास में आप लोगों ने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। गुप्त वंश के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आज की क्लास में हम हर्षवर्धन को पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति आदि नए राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे पहले विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम पर पुष्यभूति वंश पड़ा था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था या प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन, इसकी 3 संतानें थीं: राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? शशांक ने। ये वही शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। किसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन ने। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हुएनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि। हुएनसांग अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, जिसे सीयूकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीयूकी। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कौन थे? वाणभट्ट। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। अब हर्षकालीन प्रशासन को देख लेते हैं। गुप्तों की तुलना में हर्ष के प्रशासन में विकेंद्रीकरण और सामंतीकरण का प्रसार हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, और सामंतीकरण, उस समय के जो राजा थे वो अपनी जमीन धनी सरदारों को दे देते थे। इन्हें सामंत कहा जाता था। और सामंत अपनी भूमि को जब कृषकों को बांटकर इच्छानुसार खूब धन वसूलते थे कर के रूप में। यही व्यवस्था सामंतीकरण कहलाती थी। पुरोहितों को भूमि देने की परंपरा जारी रही। संभवतः अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की जागीरदारी प्रथा हर्ष ने ही शुरू की थी। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था।
हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक उपरिक कहलाता था। क्या कहलाता था? उपरिक। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसे विषय कहते थे, जिसका प्रधान विषयपति होता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। आइए हर्षवर्धन कालीन अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। कृषि जनता की जीविका का मुख्य आधार थी। कृषि के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जलपंप का उल्लेख मिलता है। मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उस समय मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का मानक भूमि कर उत्पादन का 1/6वां हिस्सा था। कितना था? 1/6वां हिस्सा था। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की है? ऑप्शन ए है प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है मालती माधव, ऑप्शन डी है नागानंद। तो इसका सही विकल्प होगा मालती माधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई? तो कौन सी नदी थी वो? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है दान देने के लिए, ऑप्शन बी है युद्ध के लिए, ऑप्शन सी है मनोरंजन चर्चा के लिए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दान देने के लिए। महामोक्ष परिषद दान देने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है पुष्यभूति, ऑप्शन डी है चालुक्य। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षचरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है? इसका ऑप्शन ए है प्रधान सेनापति, ऑप्शन बी है गज सेना प्रमुख, ऑप्शन सी है प्रांतीय शासक, ऑप्शन डी है प्रधान सचिव। तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय शासक। हर्षचरित में लोकपाल प्रांतीय शासक को कहते थे। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग। हर 5वें वर्ष प्रयाग में महासम्मेलन होता था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है थानेश्वर। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी थानेश्वर। कहाँ पर है ये? हरियाणा में। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी है पुष्यभूति, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी है ग्रहवर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट थे। तो इतिहास की अगली कड़ी में हम राजपूत काल के विषय में जानेंगे। अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।